नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सीएए को लेकर के देश में इस वक्त राजनीतिक दल विचारधारा की जगह बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तबका कहता है कि सीए देश में लागू होना चाहिए और दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं लागू होना चाहिए। स्थितियां यह बन गई है कि केंद्र के इस कानून को अब राज्य चुनौती भी दे रहे हैं। केरल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो स्पेशल राइट्स है 131 के तहत अब वक्त आ गया है कि उसके तहत हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखे। तो चलिए, यही आज का हमारा एजेंडा है कि क्या राज्य चुनौती दे सकते हैं, और चुनौती देते हैं तो क्या स्थितियां बनने वाली हैं। क्या सीएए लागू होने से हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, और अगर लागू नहीं होगा तो क्या डूब जाएगा? यह एक बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ चर्चा में हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं जो चर्चा में मौजूद रहेंगे। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे अतिथियों के पास। आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के दो टुकड़े हो गए। काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल है। देश में जारी है नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध। क्या राज्य सरकारें केंद्र को दे सकती है चुनौती? अमित शाह कह चुके, वापस नहीं होगा सीएए। सीएए लागू नहीं करने पर अड़े कांग्रेस शासित राज्य। सीएए को लेकर केंद्र से बड़ा टकराव। पंजाब केरल सरकारों ने पारित किया सीएए का विरोध प्रस्ताव। कई अन्य कांग्रेसी शासित राज्यों में विरोध प्रस्ताव लाने की तैयारी। सीएए में है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अल्पसंख्यकों का हवाला। एक्ट में मुस्लिम शब्द नहीं होने पर छिड़ी है जंग। केंद्र सरकार ने सीएए को संसद में पास करवाया। देश में भूचाल आ गया। कुछ राजनीतिक दल भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ है। देश की सड़कों पर इस समय आंदोलन के नाम पर या तो समर्थन में रैली निकाली जा रही है या विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। राजनीति का मंच चाहे कहीं भी सजा हो, लेकिन चर्चा केवल एक ही होती है। भाजपा की ओर से साफ कहा जा रहा है, नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होकर रहेगा। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कर एक्ट बना दिया गया। बिल के अस्तित्व में आने से एक्ट बनने और उसके बाद विरोध जारी है। स्थितियां ये हो गई है कि कानून बनने के बाद भी देश में हिंसक घटनाएं हुई। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां समेत विपक्षी दल अभी भी विरोध कर रहे हैं। स्थिति ये है कि पंजाब, केरल ने इस एक्ट को सीधे विधानसभा में चुनौती देकर इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी केरल ने चुनौती दे दी। काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्ट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध को भारत में शरण देकर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन विरोध इसी बात को लेकर है कि इसमें मुस्लिम शब्द नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जैसे भी कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को इन मुद्दों से ज्यादा सीएए पर लगाव है।
एक चर्चा ये भी है कि केंद्र सरकार ने तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस एक्ट के लिए सही समय चुना है और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष मोदी शाह की चाल में फंस गया है, जिसे ध्रुवीकरण की राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नागरिकता संशोधन एक्ट आमजन के लिए ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लागू होने से भारत दुनिया का सिरमौर बन जाएगा और लागू नहीं होने से देश गर्त में चला जाएगा। अब देश में ये भी चर्चा चल पड़ी है कि क्या चुनी हुई राज्य सरकारें केंद्र सरकार को वैधानिक चुनौती दे सकती है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने टकराव की ऐसी संभावनाओं को देखते हुए पहले ही सबसे कार्यक्षेत्र और अधिकार तय कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा हमारा एजेंडा और तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। हमारे साथ प्रताप सिंह जी सिरोही, जाने माने अधिवक्ता, हमारे साथ में हैं। अक्षय शर्मा, भाजपा नेता, हमारे साथ में हैं। सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले और जानना चाहते हैं कि एक इस वक्त देश में केवल मुद्दा है तो सिर्फ एक रह गया है कि सीए को लागू करना है और सीए को खारिज करना है। खैर ये चले, राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा और उनका राइट है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, समर्थन में जन जागरण कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्र के इस एक्ट को, यानी कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया और उसके बाद इसे लागू करने के लिए राज्य इसे अव्यावहारिक बता रहे हैं। राज्यों की विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं एक्ट के खिलाफ। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सीधे राज्य केंद्र को इस तरह से चुनौती दे सकते हैं? आम जनता जानना भी चाहती है कि क्या कहता है कानून। देखिए, जो नागरिकता का जो कानून है उसको बनाने का अधिकार सेंटर के पास में है, राज्यों के पास में नहीं है। और संविधान में पार्लियामेंट को शक्ति है कानून बनाने की, बिल पास करने की, और कानून पास हो चुका है उसका विरोध करने का हर सिटीजन का अधिकार है और प्रदेश भी उसका विरोध कर सकता है। लेकिन विरोध करना और नहीं मानना दोनों में अंतर है। अगर कोई कानून सेंटर ने पारित किया है, पार्लियामेंट ने पारित किया है, उसके अधिकार क्षेत्र का है, तो राज्य मानने के लिए बाध्य है। चुनौती देने का अधिकार है, सिटीजन कोई भी हो भारत का दे सकता है, और राज्य भी अगर असहमत हैं तो उसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैधानिकता पर अपना निर्णय नहीं देती है या उसको जो कानून है उसको वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य है। राज्य ये नहीं कह सकते कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं और संविधान सर्वोपरि है। कुछ अधिकार राज्य के हैं, कुछ अधिकार केंद्र के हैं। राज्य के अधिकार के कानून हैं वो अलग विषय है, केंद्र का अलग है। कुछ ऐसे भी कानून हैं जो दोनों बना सकते हैं, और जो सिर्फ केंद्र का विषय है और उसमें अगर कोई कानून है तो उसे राज्य मानने के बाध्य है। लेकिन विरोध करना, उसको चुनौती देने का अधिकार सबको है, और ये सर्वोच्च न्यायालय है देश में, उसका क्षेत्राधिकार है कि उस संबंध में जो भी निर्णय है, जो भी उचित निर्णय है वो निर्णय दे, और जो निर्णय होगा सबको जो है फिर बाध्यकारी है। जी, यहां पे जो केरल ने पिटीशन फाइल किया है जी, उसमें 131 अनुच्छेद 131 जी, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वह ये कहता है कि राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद है तो उस पोजीशन में किया जा सकता है। लेकिन यह जो इश्यू है ये डिफरेंट नेचर का है। बेशक केरल हवाला ये दे रहा हो कि ये मुझे बाध्य किया जा रहा है इसे मानने के लिए, जबकि यह है संविधान की मूल भावना जो है उसके खिलाफ है, जो आधार बनाया है इन्होंने। तो मेरे अधिकारों का आप केंद्र से पालन करवाए हैं और मुझे रास्ता दें, सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट दे, ये एक आधार बनाया है उन्होंने। यहां नेचर कैसा लगा? हालांकि देखिए अब सब जुडिस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है कि वो क्या फैसला देता है, क्योंकि 131 उन्हें विशेष अधिकार प्रदत्त करता है।
तो यहां ये केंद्र और राज्य के बीच के टकराव की स्थिति माने, या फिर इसका जो एजेंडा है वो डिफरेंट नेचर का है? देखिए, एक टकराव की स्थिति लग रही है जी, पर मेरे को नहीं लगता कि टकराव है। विरोध करना एक सबका अधिकार है, और प्रदेश भी अगर कोई किसी सेंटर ने कोई कानून बनाया है, अगर उससे सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जी, क्योंकि जो आर्टिकल 131 है ये स्टेट और केंद्र दोनों के बीच में अगर कोई विवाद है या तो राज्य अधिकार देता है। और ये पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि केंद्र ने, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, उस पे स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयाधीन है अभी, और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी दोनों तरफ से बहस होगी, और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ये जो है विषय है कि क्या केंद्र विधानसभा संसद सभा द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय का विषय है, संवैधानिक विषय, बिल्कुल, जिस पे इंतजार भी रहेगा सबको। हाँ, क्योंकि ऐसा पहली बार विरोध कई बार हुए हैं कि केंद्र के डिसीजन के खिलाफ राज्यों में कई बार विरोध हुआ है, विधानसभाओं में चर्चाएं भी हुई हैं। नागरिक तो कोई भी जा सकता है, राइट, लेकिन इस तरह से राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ एक एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहली बार इस तरह से जारी। मध्य प्रदेश का एक इश्यू हुआ था 2011 में, वो डिफरेंट था, लेकिन मैं भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। देश में आई थिंक मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त केवल बस एक राजनीतिक दलों का एक ही मुद्दा रह गया है, सीए और एनआरसी। एनआरसी भी जब आएगा भी तो सीए ही मेजर है, एक जो अपना जिस पे मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहे हैं किसी न किसी राज्य में कहीं पे भी धरने, प्रदर्शन, ये वो, कोई दूसरे एजेंडे नहीं है देश में, या फिर ये माना जाए कि इसे राजनीतिक दलों ने अपना एक ईगो बना लिया है कि नहीं, बिल्कुल इसका हमें विरोध करना है और हमें इसे लागू करने के लिए बिल्कुल अड़े रहना है। पहली बार आप ये देख रहे हैं देश के अंदर कि आम आदमी, विद्यार्थी, वो इस सब के खिलाफ खड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां इनको नहीं चला रही है। अभी आप ज्यादातर देखेंगे कि शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है वो महिलाएं चला रही है, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं जा रही है, केवल बाहर से जाके स्पीच भली से दे रहे हैं। आज लखनऊ में लगातार चल रहा है पिछले 15-20 दिन से। जयपुर में रोज अल्बर्ट हॉल पे प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके राजस्थान के अंदर, और अभी यहाँ पर भी शाहीन बाग की तरह से तैयारी है कि शायद यहाँ भी लंबा प्रदर्शन 24 घंटे का जारी होगा, धरना शुरू होगा, वो तैयारी कर रहे हैं संगठन। तो आम आदमी जो है, जो इससे आहत हो रहा है, वो सब है। क्योंकि कारण क्या है कि आज क्यों जा रहे हैं 131 में? 131 में जाने का सबसे बड़ा कारण मूल है कि आप जाति, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते, क्षेत्र और भाषा के आधार पर आप देश में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यहां पर 11 साल का पहले से कानून मौजूद था, ये कोई नया कानून तो है नहीं। 11 साल में पहले नागरिकता भारत में कोई ले सकता था, और वो सरकार पूरी छानबीन करके उसकी कि कहीं वो ऐसा एजेंट तो नहीं है, मान लो अगर कोई व्यक्ति आया है, क्यों नहीं आया है। तो आज वो 11 साल में देने के बजाय इन्होंने 5 साल, लेकिन धर्म की जो उसमें पोलराइजेशन ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है, जो नहीं करना चाहिए। कोई भी नागरिक अगर 11 साल से पहले रह रहा था तो अगर सरकार के पास एप्लीकेशन लगा सकता था, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसमें कोई उसमें भेदभाव नहीं होता था। आज इन्होंने एक विशेष, जिसकी आजादी में कुर्बानी है, बहादुर शाह जफर और लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ाया मिलकर के, आज उन मुसलमानों को वो उससे अलग कर रहे हैं। देश का बहुत बड़ा पार्ट है, उसको जब आप अलग कर रहे हो तो उसका उद्देश्य साफ आता है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, आज आर्थिक विकास बहुत बुरी तरह से प्रभावित है देश का, हमारी स्थिति जो 5 ट्रिलियन गिर रही है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, कुछ विश्लेषक ये भी लिखते हैं कि विपक्ष मोदी और शाह की चाल में फंस गया। सीए लाना उनका, देखिए, गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, केंद्र सरकार का एजेंडा है, वो कौन सा कानून कब बनाएगी उनको लगता है। ठीक बात है, वो तो अभी बताया आपने, सुनिए सर, सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर बीजेपी केंद्र सरकार जिसमें एनडीए के गठबंधन में है, वो अगर लेकर के भी आ रही है तो आप लोगों के पास में तो दूसरे विषय थे। मैं चाल की बात जो बता रहा हूं, नहीं, हम कोई चाल में फंसे। आप सुनिए, मोदी और अमित शाह फंस गए चाल में। तो इन्होंने अपनी कबर खुद खोदने की तैयारी की है। आपको पता, अकाली दल ने विरोध करा पंजाब के अंदर, किसका पार्ट है? हमारा पार्ट नहीं। सुनिए, नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं बिहार में, जो इनके पार्ट है। यहाँ इनका खुद का असम का मुख्यमंत्री किरण रिजिजू, इनके खुद के मंत्री, वो इनका विरोध कर रहे हैं इस सब कानून का। हम नहीं कर रहे हैं,
देश के आम आदमी जो समझ रहा है वो कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको जब लग रहा है कि मुद्दे बहुत सारे दूसरे भी, बेरोजगारी है, हमने तो किया ना 8 तारीख को पूरे देश के अंदर भारत बंद किया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर 12 मांगों को लेकर किया। लेकिन तमाम नहीं फंसे हुए, ऐसा कोई नहीं है। विपक्ष के तमाम एजेंडे पर सीए भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग भी उसी तर्ज पे विरोध कर रहे हैं जिस तर्ज पे बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। विरोध करना तो देखो, जैसा मैं आपको बताऊं, कानून सम्मत है, उसमें कोई दो राय नहीं। 131 में विरोध कर सकती है, और राज्य सरकारें जो पास कर रही है वो इसलिए कर रही है कि कोर्ट में जाके बताएगी, सुप्रीम कोर्ट में, कि पूरा असेंबली ने ये पास किया है विरोध। राजस्थान भी पास करने वाला 24 तारीख को हो रहा है सत्र यहाँ का, पंजाब ने पास कर दिया, 11 राज्य और भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी सब विरोध में। ऐसा कोई राज्य है क्या? आज बताइए, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, मैं आपसे पूछता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट को गुजरात नहीं लागू नहीं करा, उनके खुद के राज्य ने लागू नहीं करा। महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, उसने विरोध करा था वहां पे। तो विरोध करना तो हमारा अधिकार है ना सभी। चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। अक्षय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अक्षय, देश में मुद्दे बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जन जागरण अभियान की तरह केवल सीए जैसे लागू नहीं होगा तो देश पता नहीं डूब जाएगा, और अगर लागू हो जाएगा तो दुनिया का सिरमौर बन जाएगा भारत। मुद्दे और नहीं है, केवल सीए में क्यों इतना टाइम जाया किया जा रहा है? पूरे जहां सरकारें हैं, जहां आपके कार्यकर्ता हैं, सबको सिर्फ एक ही मुद्दे पे लाकर के फोकस कर दिया कि सीएए देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर लागू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इस देश में? देखिए, बड़े दुख की बात है कि संविधान की आड़ लेकर और गैर संवैधानिक काम करने की जो ये कुचक्र विपक्ष और खासकर जो कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस के द्वारा रचा गया है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे संविधान है, उस संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों का संघ है, संघ के कुछ विषय है, राज्यों के कुछ विषय है और केंद्र के कुछ अधिकार है। उन 97 विषय में नागरिकता भी एक विषय है। उस नागरिकता के अंदर केंद्र सरकार ने कानून बनाया, वो पूरी तरह से मैंडेटरी है प्रत्येक राज्य के ऊपर। वो उनका राज्यों का, पहली बात तो राज्यों का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये केंद्र का विषय। नागरिकता जो है वो केंद्र का सब्जेक्ट है, और उसने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया। किन लोगों के लिए कानून बनाया? जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है। किन कंट्रीज के अंदर? जो हमारी भौगोलिक सीमाओं से जुड़ा हुए कंट्रीज थे, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। अभी कहते हैं लोग कि अफगानिस्तान कैसे है, तो हम ये कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा है, जिसको हम कभी ना कभी, आज नहीं तो कल हम उसको ले लेंगे, उसमें 107 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं, वहां पर माइनॉरिटी के जो हालात जो चल रहे हैं, और आज से देखिए हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि रोज आज टेलीविजन पर और आए दिन खबरें आती है कि वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ में, खासकर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो संप्रदाय के लोग हैं, उनके साथ में कितने वो चूंकि इस्लामिक कंट्रीज है, और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ जो भी कार्य हो रहे हैं, तो वो लोग के पास में कोई चारा नहीं बचता, और वो हिंदुस्तान में आ गए। बहुत सारे यहां पर शरणार्थी है, जिसमें अधिकतम दलित वर्ग के लोग हैं। उस शरणार्थियों को भारत सरकार, एक मेरा छोटा सवाल है अक्षय साहब, आपने कहा कि जो भौगोलिक टेरिटरी हमारी है, उससे जो जुड़े हुए हैं, सीमाओं से जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों की बात आप कर रहे हैं। श्रीलंका हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, पास में ही है, वहां तमिल अल्पसंख्यक हैं, नेपाल में हमारे साथ में ही जुड़े हुए हैं, मधेसी हैं, अफगानिस्तान में की अगर आप बात करें तो वहां हजारा भी हैं जो वहां माइनॉरिटीज में। नहीं, मैं बात ये नहीं कह रहा, मैं आप जो बता रहे हैं उसी की बात बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चाएं सारी लोग जानना चाहते हैं। और मैं आपसे हाँ, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, आप इनसे पूछे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल किया है कि हमारे माइनॉरिटीज का, जो भारत के नागरिक हो सकते हैं, उनका यहाँ उत्पीड़न हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कितनी बार भारत सरकार ने विवाद देखिए, ये नौटंकी है केवल। कांग्रेस के द्वारा, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जो हमारे, देखिए जिन लोगों ने देश का बंटवारा हुआ रिलीजन के आधार पर, जो लोग पाकिस्तान में रह गए, उनकी गलती थोड़ी थी, उन्होंने बंटवारा थोड़ी मांगा था, उन्होंने रिलीजन के आधार पर आया, दो राष्ट्रीय सिद्धांत के, जिन्ना के दो राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर आया, और उन लोगों की गलती थोड़ी थी, जिन लोगों को पाकिस्तान की मांग की थी, वो हिंदू, उन जैन, सिख, उनकी गलती नहीं थी। जो बलूचिस्तान में फंस गया, जो सिंध में फंस गया, जो लोग आ सकते थे उस वक्त आ गए। सर आप लेके आइए, किसने मना कर, कोई इसको खारिज नहीं कर रहा। लेकिन देखिए डेमोग्राफी जो चेंज हुई, उसमें पश्चिमी पाकिस्तान के इलाके से तो काफी सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन पूर्वी हिस्सा जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश बोला जाता है, वहां से बहुत कम लोग आ पाए,
अब चूंकि वहां पर उनका उत्पीड़न, धार्मिक रूप से उत्पीड़न होने लगा, तो ऐसे हालात में उनके पास कोई चारा नहीं था। वो असम के अंदर आए, बंगाल के अंदर आए, न केवल भारत सरकार ने केवल उनको 60 गांव दिए थे, उनसे बातचीत करके ना, मेरी बात सुनिए, तब क्यों नहीं उठाया? जहां तक आप कह रहे हैं कि मदेशियों की समस्या है, श्रीलंका की समस्या है, 1947 से पहले भारत जो था न तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ था, ना ही नेपाल से जुड़ा हुआ था। और ऐसी बात नहीं है, हमने समय समय पर उन लोगों को भी नागरिकता दी है। आप सोचिए, उन शरणार्थियों को भी नागरिकता है। युगांडा के अंदर कांग्रेस सरकार ने उस वक्त नागरिकता दी थी। और सोचिए, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने उस वक्त जो देश का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के समय वो फंस गए थे। बांग्लादेश का देश का विभाजन के वक्त था ही नहीं बांग्लादेश। नहीं, उसके बाद में जब देश का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो बांग्लादेश आज की शक्ल में बनाया, 1971 में बांग्लादेश बना। देखिए, तो उस वक्त 47 के बाद में जो लोग, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कई सीनियर लीडर्स थे, मैं उनका नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने भी कहा, वो लोग रह गए वहां पर, और उन्होंने उनका पॉलिटिकल जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैडर वहां पर रह गया था, तो उन्होंने भी यहां कर, जब उनके हालात बिगड़ने लगे तो वो यहां आए और उनको शरणार्थी के रूप में उस वक्त भारत सरकार ने उनको लिया। तो देखिए, ये कानून एक न्यायिक दृष्टिकोण से इसलिए बनाया गया है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पर गैर इस्लामिक लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं रही है, तो वो लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता था। उनके जब धार्मिक उत्पीड़न होने लगा तो वो हिंदुस्तान में आ गए। अब कई वर्षों से वो, मतलब उनके हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वो स्लम्स के अंदर रह रहे थे, उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही थी, वो कोई नौकरी नहीं कर सकते, वो कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। तो भारत सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं में, हमारे राष्ट्र पुरुषों ने जो कमिटमेंट किया था, आप देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस वक्त ये हमारे उन लोगों के साथ में कहा था कि जब भी वो भारत आना चाहते हैं तो उनको न केवल भारत सरकार नागरिकता देगी, बल्कि उनको वहां पर गुजर बसर करने के लिए उनको सरकारी सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस का महात्मा गांधी जी ने 47 के ये कहा था उन्होंने के दौरान। अरे सर, आप ये मैं यही जानना चाह रहा हूं, कब कहा था ये? मैंने भी देखा 1947 में बिरला हाउस के अंदर जो सर, या ये कहा उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के तहत बन रहे हैं, लेकिन जो लोग रहना चाहें वह रह सकते हैं, उनको कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वो छोड़ करके जाएं। लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने ये बोली थी, आप देख करके मुझे बता देना। नहीं, मैं कंफर्म हूं इस विषय पर। जरूर देखेगा। बिरला हाउस के अंदर जो प्रार्थना सभा हुई थी, बिल्कुल वो तो नहीं होती थी प्रार्थना सभा। जो लोग वहां पर रिलीजियसली माइनॉरिटी, और नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत देखिए कितने सारे, हम तो उन सब कामों क्या हुआ था? चलिए, नेहरू लियाकत पैक्ट में ये हुआ था, जब कुछ लोग वहां रह गए, कुछ लोग यहां पर रह गए, तो दोनों की जो डेमोग्राफी पूरी तरह से, जनसंख्या का पूरी तरह से वो नहीं हो पाया। तो उस वक्त नेहरू जी और लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ 1951 के अंदर। उस समझौते के दौरान नेहरू जी और लियाकत जी के बीच में यह कहा था कि हमारी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनकी हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे और उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो भी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कितने दुख की बात है कि हमने उस समझौते को माना, और आज की तारीख में जो 7% मुस्लिम आबादी थी, वो यहां पर आज की तारीख में 30%, 25%, 30% के आसपास की है। एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन 25 से 30% है। और कितने दुख की बात है कि 23% जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और जो भी संप्रदाय के लोग थे, वो आज 1.5% के आसपास हो गई है। ऐसे हालात में, ऐसे 1951 के सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, और आज तो मतलब इससे क्या होना क्या चाहिए था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनकी पॉपुलेशन अब तक 40% हो जानी चाहिए थी वहां? हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं, वो अपने समझौते के कायम नहीं रह पाए, हम उस समझौते पे कायम है। कितने समझौते हैं, किस पे कायम है पाकिस्तान? देखिए, ये पाकिस्तान किस पे कायम है? लेकिन इसका मतलब अगर पाकिस्तान की समझौते पे कायम रहता तो उस हिंदू, उस जैन, उस सिख, उस बौद्ध, उस इस्लामिक कंट्री में उनको मरने के लिए छोड़ दे। और जो लोग यहाँ आने चाहिए, कौन मना कर रहा है इसके लिए? देखिए, इसके लिए मना बैठी और सर अक्षय जी, इसके लिए मना कौन कर रहा है कि आप मत लेके आइए वहां के माइनॉरिटीज? इसके लिए कानून लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। सर मैं वही कह रहा हूं, ये मुद्दा, सुनिए, ये देश के लोग यही जानना चाहते हैं कि यह मुद्दा क्या वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के सारे काम दाम छोड़ करके सिर्फ एक ही काम में सारी राजनीतिक दल लगे हुए। बात अकेले की नहीं कर रहा मैं, बीजेपी की तमाम पार्टियां, विपक्षी को भी यही है कि जैसे बिल्कुल
चारों तरफ एक ही बात, सीएए, सुबह उठो सीएए, क्या करना है जागरण अभियान, क्या करना है विरोध हो रहा है, क्यों? देखिए, ये तो एक गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है। इस देश में अनार्की की तरफ बढ़ने के लिए इन लोगों ने किया ये विरोध। एग्जैक्टली सीए अरे सर, इनको विरोध करने दीजिए, आपने तो कानून बना दिया, आपको तो राइट है। सीए, मैं फिर आपको इस पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये विरोध सीए का नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये विरोध नरेंद्र मोदी जी के जो देश के नवनिर्माण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो सड़क पर हार चुके हैं, नहीं आसाम में जिनको नकार किया। चले मैं रोक रहा हूं दोनों को, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम सीएए को लेकर के। देश एक मुद्दे की ओर जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल, आम जन को कोई सरोकार नहीं है। आम जन के लिए कानून बन रहा है, जब उसे पालन करने की बात आएगी तो पालन करेगा, और जब लगता है कि इसको खारिज कर दिया तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ मुद्दा एक ही रह गया है कि सीए का समर्थन करना है और सीए का विरोध करना है। चलिए, अभी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, विरोध की वजह मैं जानना चाहता हूं। एक शब्द है जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें सभी धर्मों को जोड़ा तो मुस्लिम बाहर क्यों, एक तो लड़ाई के कारण ये बना है। दूसरा एक आरोप ये लग रहा है वर्तमान केंद्र सरकार पे कि ऐसा वक्त चुना है कि दूसरे मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे वक्त सीए लेकर के आए। और दूसरी बात एक ये सामने आ रही है कि सीएए अमित शाह और मोदी की ऐसे सिकंजे में फंसा है प्रतिपक्ष, जो उसमें उलझ करके रह गया, क्योंकि दूसरे मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए सीए लेकर के आए गए और पोलराइजेशन करना एक मकसद था जिसमें सफल हो गए। क्या सही है ये? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि पोलराइजेशन का तो एक चुनाव हुआ है, उससे कुछ हद तक इनको थर्ड और फोर्थ जो चरण का चुनाव हुआ था लास्ट में झारखंड में, कुछ फायदा मिला इनको, ये बात सही है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम इस दावे को सामने लाएं कि हम हिंदूवादी हैं, हिंदू और के अलावा बाकी को हम उन लोगों को सहयोग करना चाहते हैं जो हमारी खिलाफत नहीं करता। अब देखिए, आप केरल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसी संशोधन के खिलाफ रिट दायर की है, उसको स्वीकार कर ली। अभी उसका फैसला आना बाकी है, 24 फरवरी को उस पर सुनवाई भी होगी। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने से वहां पे सवाल उठाया था कि मुझसे अनुमति नहीं ली गई, विधानसभा का सत्र कर लिया गया। तो यहाँ राजस्थान में तो राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी है, चाहे भले ही राज्यपाल ने SC/ST को दी है, लेकिन सीएए का मुद्दा लाएंगे यहाँ। मुद्दे में वहां पर क्या राज्यपाल के अनुमान, जैसे राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होगी, केवल प्रस्ताव पारित करेंगे और कोई ऐसा नहीं कि वो कानून नहीं को हम जो मैं ये तो मैं आऊंगा आपके पास में। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि एक आम पब्लिक ये जानना चाहती है कि इसका विरोध और समर्थन दोनों को लेकर के देश में मुद्दे बहुत सारे हैं जिनकी लोग जानना चाहते हैं कि विपक्षी दल या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है उनके बारे में। सिर्फ सीएए आम जनता को आप सड़क पे जाके चर्चा कर लीजिए, सिर्फ अगर कोई आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है वही समर्थन कर रहा है और वही विरोध कर रहा है। एक आम आदमी से चलते राहगीर से आप पूछे साइकिल उसकी रोक करके, बाइक रोक करके, भाई सीए से तेरे को क्या लेना देना है, कुछ है? तो कहेगा कि ये मैं वो बता रहा हूं कि जो 50 लोगों से बात हुई है वो, कि इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर ये लागू होगा तो, अगर लागू नहीं होगा तो हिंदुस्तान डूब नहीं जाएगा, और लागू हो गया तो दुनिया का सिरमौर नहीं बन जाएगा भारत। ये आम पब्लिक कहती है। तो ऐसी उलझन क्यों है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कानून लाया गया है तो 3 देश के ऊपर लागू होगा, बाकी जगह लागू नागरिकों पर, 3 देश से जो नागरिक है, मुस्लिम के अलावा जो 6 कैटेगरी के हैं, वो जो लोग नागरिकता प्राप्त करेंगे, और उसमें 6 साल का राइडर है कि 7 साल पहले आ चुके हो। लेकिन मुद्दा यह है कि आसाम में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो सर्वे हुआ और NRC 16 देखिएगा 19 लाख जो थे, उसमें 13 लाख तो ये नहीं, 16 लाख है तो 13 लाख तो हिंदू है और 3 लाख मुस्लिम भी है। उनकी नागरिकता पर प्रसन्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इनकी गलती को सुधारने के लिए ये लाए कानून, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब हम कह रहे हैं कि बाकियों पे अत्याचार हो रहा है, उस पर तो हम हिंदुस्तान ध्यान देगा। ईसाई तो हमारे यहाँ है ही नहीं, वहां तो यूरोप में भेजिए, वहां बंद सब क्या हम उसको क्यों झेलना चाहते हैं? तो ये सारी बातें कि राजनीतिकरण है
वोटों की राजनीति निश्चित रूप से हावी है। ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एनआरसी लाके रहेंगे, होम मिनिस्टर यदि पार्लियामेंट में बयान देता है कि एनआरसी लाके रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारा कोई विचार नहीं हुआ, तो आखिर पार्लियामेंट में जिस दिन प्रधानमंत्री जी नहीं थे, प्रधानमंत्री जी अगर पार्लियामेंट में मौजूद होते तो फिर बाहर आके जो आप बोल रहे हो, तो आपको कम से कम हाउस की प्रोसीडिंग की जानकारी तो आपको ले लेनी चाहिए कि आपके गृह मंत्री जी ने, आपकी कैबिनेट ने वहां पर कहा क्या है। फिर आप बाहर कुछ कह रहे हो, अंदर कुछ कह रहे हो, फिर आप वापिस गृह मंत्री जी बाहर आके कहते हैं कि नहीं हमने तो, अरे आप पार्लियामेंट की डिबेट में जो बोलते हैं वो तो देश सुनता है और उसमें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पार्टी का कह रहे हैं कि हमने तो घोषणा पत्र में कहा था वो कर रहे हैं, घोषणा पत्र में करने के लिए हर पार्टी घोषणा पत्र के वादों को लागू करने के लिए वैसे देखिए श्याम जी, केंद्र सरकार का अपने एक अधिकार है, अगर घोषणा पत्र में नहीं भी है तो उनको एक अधिकार है। अब वो एक बात अलग है कि वो किस एजेंडे के तहत कैसे लेकर के आते हैं, लेकिन ये एक उनका अधिकार है। मेरा जो पूछने का मतलब था, एक आम जन जानना चाहता है कि वास्तव में सीएए से आम जन का कोई सरोकार है? देखिए, आम जन तो प्रभावित तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि ये लोग अब बाकी हिंदुत्व को कहने के लिए कि देखिएगा हम हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं, हमारा विरोध कांग्रेस कर रही है या बाकी के दल कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आम लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं। उसी को लेकर के पूरे देश में सरकार को क्या जरूरत है कि वो सड़कों पे जाए, हर मंत्री जाकर के कुछ कह रहा है, हर प्रवक्ता कुछ जाके कह रहा है। आपकी सरकार केंद्र में आप प्रचंड बहुमत में आए हो, आपने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया, अब आपको क्या जरूरत है आम जनता के बीच में ले जाने के लिए? आम जनता के बीच में तो आप घोषणा पत्र के अंदर लाए थे सारी बातें, क्योंकि कांग्रेस ने आप ही की बातों को लेकर के आपकी सरकार जब वहां पर त्रिपुरा में तो विरोध हो रहा है, असम में विरोध, सबसे पहले तो विरोध आप ही की सरकार के राज्यों के लोगों ने किया, वहां आप समझा नहीं पाए। बाकी देश को कैसे समझाएंगे मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका दायित्व बनता था पहले तो असम को समझा लेते, सबसे पहले राज्यों में वही उठा, त्रिपुरा में उठा, पूर्व उत्तर राज्यों में उठा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, बाकी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई आएगा तो हमारे यहाँ का हिस्सेदारी वो ले जाएगा, हमारा रोजगार ले जाएगा, हमारी बाकी चीजें ले जाएगा। बहुत अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग है। तो अब सरकार पशुपेश की स्थिति में इसलिए पड़ गई है कि पूर्व क्षेत्र में बड़ी मुश्किलों से बीजेपी अपने आप को कुछ करने की स्थिति में आई थी। अब वो उसका विरोध इसलिए होने लगा कि आप तो हमको बिना पूछे हमारे यहाँ का निर्णय करने लग गए और पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित कर लेते। तो ये एक बड़ा विचित्र स्थिति हो गई है। उत्तर भारत में नहीं है सारी चीजें, लेकिन आप दूसरी तरफ जाते हैं जहां इसका सीधा प्रभाव होने वाला है और वहां पर लोग जाएंगे आएंगे तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। राजस्थान में तो पहले भी नागरिकता दी है, अब भी देंगे, कोई उसको दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो तो लोग हमारे यहाँ बसे हुए हैं। हम नई नागरिकता देने के बाद भी आज भी 25 से 30 हजार लोग हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह सब जगह आज भी है। उनको नागरिकता अभी भी दी गई, अभी थोड़े दिन पहले दी है, तो नागरिकता देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहां पर प्रसन्न चिन्ह खड़ा क्यों करते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, हम मुस्लिम को नहीं लेना चाहते। अगर कुछ मुस्लिम भी आए और ये कह के आए कि हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसको भी नागरिकता देने का जब अदनान स्वामी को दे सकते हो, बाकी और लोगों को जो कलाकारों को दे सकते हो, तो उनको लेने में कुछ क्या फर्क? वैसे कहा यह जाता है कि अहमदिया और शिया ये वहां माइनॉरिटीज में माने जाते हैं। चलिए, अक्षय कुछ कह रहे हैं लेकिन बीच में, जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपने कह रहे हो कि आज भी वो लोग रह रहे हैं, ये राज्य सरकार की मर्जी पे नहीं रह रहे हैं, ये भारत सरकार की उस पर रह रहे हैं और उन्हीं को ही नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया। नहीं, आपने कहा कि जो जोधपुर में रह रहे हैं, कुछ इलाके में रह रहे हैं, राजस्थान में भी। तो देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब इसके लिए एक लेटर लिख चुके हैं, मनमोहन सिंह जी लोकसभा में कह चुके हैं। देखिए, एक मिनट आप मुझे सुनिएगा, लोकसभा के अंदर वो कह चुके हैं, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है, अशोक गहलोत साहब ने भी लेटर लिखा था कि साहब इनके हालात, और उनमें उन्होंने हिंदू वर्ड का यूज किया था। यहां पर आप देखिए, कानून के अंदर कहीं भी मुस्लिम वर्ड का यूज नहीं किया गया, वहां का रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का वर्ड का यूज किया गया है। अब रही बात है, हम लोक कल्याणकारी राज्य है, हमारे पास में अगर कोई शरणार्थी आता है, और खासकर जो हमारे कभी न कभी देश के हिस्से 1947 से पहले जो हमारे लोग रहे थे, तो वो लोग अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो हम कितने वर्षों तक उनको इस प्रकार से रखेंगे कि वो एजुकेशन नहीं ले पाए या उनका कोई किसी प्रकार का राइट इस कंट्री के ऊपर नहीं डेवलप हो। और दूसरी बात है, भारत सरकार ने, चूंकि हमारा ये घोषणा पत्र का भी मुद्दा था और भारत सरकार ने ये तय किया था कि हम कम से कम उन लोगों को न्याय देंगे जिन लोगों ने ना तो नेहरू लियाकत पैक्ट का पालन हुआ,
ना ही हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी है, उस वक्त के जो लोग हैं उनकी कोई बात को नहीं माना गया। कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास हुआ, उसको नहीं माना गया। तो आज नहीं तो कल उनको कभी ना कभी तो न्याय देना ही था, इसलिए भारत सरकार उसको पहली प्रायोरिटी पे लेते हुए हमने सबसे पहले एक बात बताइए साहब, जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का विरोध की बात कर रहे हैं, तो वो विरोध डिफरेंट है। नहीं सुनिए, आपने कहा कि उनको कभी तो न्याय मिलता, आपको ये कैसे कह रहे हैं कि अभी तक उनको नागरिकता मिलने का क्रम नहीं चल रहा था, नागरिकता मिल नहीं रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही थी। कैसे, उन लोगों को मालूम है? जिसके पहले बता दो करो भारत सरकार क्या है। कंवर सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। 10,000 से ज्यादा तो दे दी, नहीं पहले ही दे दी आपकी सरकार आने के पहले। शायद मालूम नहीं आपको। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उनको नागरिकता नहीं मिली, गलत जानकारी आपकी। जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है हिंदुस्तान आई है, उसमें बहुसंख्यक लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। उसमें बहुसंख्यक लोगों में हिंदू भी है और जैन भी है। उसमें 11 साल का वो लगा हुआ था ना, लोगों को नहीं मिली। 11 साल का वो लगा हुआ था उसके अंदर से नागरिकता। 30 दिसंबर और फिर उसके बाद में आपको ये भी मालूम होना चाहिए भारत सरकार की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं 6 साल जब तक उसको कंफर्म नहीं करेगी तब तक नहीं करेगी। नागरिकता का मालूम नहीं, आपकी जानकारी में नहीं है मेरे नागरिकता का। सर सुनिए, पहले एक बात सुन लीजिए, कानून पहले से मिल रहा है, थोड़ी बना दिया आपने। कानून का 9वां संशोधन है, मुझे तो इसीलिए तो फिर आपने एक बात कही अभी, 11 साल का ब्रेक। सर सुनिए, आपने एक बात कही कि मिल नहीं रही है नागरिकता लगातार मिल रही है। मानसरोवर में दर्जनों परिवार हैं जो पाकिस्तान से आने के बाद उनको नागरिकता मिल गई। और सुनिए, मैं सुनिए, अरे सर वो भी छोड़िए, बड़ा उदाहरण आपकी पार्टी के ही विधायक बने हैं, देखिए काका, जो पाकिस्तान से लोगों को नागरिकता जो मिली ना, उसके बाद ही तो बने हुए। त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में वो बांग्लादेशी है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बांग्लादेशी है। सीकर में एक गांव से सरपंच बनी है, टोंक की बेटी है वो, और सीकर में परनाई गई है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि नागरिकता मिली नहीं? नागरिकता जो उनको उचित रूप से वो मिलना चाहिए, बल्क के रूप में जो इतने लोग हैं आज की तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, कहीं बिहार में, बंगाल में। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के रिलेटिव कानून कोर्ट में रहते हैं जो जोधपुर में रहते हैं। बात सुनिए, तो कानून तो समय के साथ बदलेगा। 21 साल हुआ करते, सुनिए, वोटिंग राइट कभी 21 साल हुआ करता था। सर प्लीज सुनिए, 21 साल हुआ करता था वोटिंग राइट, उसको 18 साल पे लेकर के आए। पहले गर्ल्स की एज जो अंग्रेजों के वक्त से 14 साल थी, जिससे वैलिड माना जाता था, उसके बाद में 18 साल की गई। तो ये तो समय के साथ बदलेगा ना, कि पहले दिन तमाम करके 21 कर देखिए, नागरिकता जहां तक आप बात कह रहे हैं, बल्क में लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी। बल्क में कितने मिले? 1-1, 2-2 को मिली है? नहीं, बहुत कम लोगों को नागरिकताएं मिली थी। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कितने? आपको क्या मालूम है कि कितने लोगों को नागरिकता मिली? आप बता रहे हैं भारत सरकार का डाटा है क्या, कितने लोग मांग रहे हैं नागरिकता? लेकिन करीब 35,000 40,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। अभी भी आंकड़ा गलत है, आपके पास में जानकारी नहीं है। भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है। नहीं, कितने लोग मांग रहे हैं नागरिकता? अभी इस वक्त है जो जिनको नागरिकता नहीं मिल पाई। कहां पे? हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है। आपको जानकारी नहीं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं इसमें बहुत बड़ी संख्या में, अभी बहुत बड़ी, देखिए 1 करोड़ से ऊपर है, क्लियर करो। तो उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। कानून पहले से ही था। ये जो नया कानून आया है ये संशोधन है। बिल्कुल, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है। वो भी टाइम पीरियड रिलैक्सेशन दिया है, जिसमें कि नया संशोधन आया है कि जो 2014 तक एक डेट फिक्स है, जो आगे 2014, और उसमें यह है कि जो दूसरे जो 3 देश हैं जो पड़ोसियों में हैं, उसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको ही देंगे। सर, 9वां संशोधन है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि 9वां संशोधन है, और 9वें संशोधन के अंदर इनने इस वर्ड को जोड़ा है। संशोधन ऑलरेडी कानून इसका लाने का मुख्य कारण क्या है? आपकी सरकार जाके फंस गई आसाम में। संविधान चले वो तो सरकार को भुगतना होगा। आप सब मजबूरी हो गई उनके लिए, जोड़ नहीं सकते हो। एक बार वकील साहब का सुन लेनी, असम का विषय अलग है। अक्षय जी, एक बार जरा सुन लो, प्रताप सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। देखिए, ये संशोधन बिल है। नागरिकता कानून पहले से ही था, पहले भी यहां पर नागरिकता दी जाती थी। पहले 11 वर्ष का प्रावधान था, उसको अब इन्होंने जो 2014 तक जो लोग आ चुके हैं और जो माइनॉरिटीज के हैं 3 कंट्रीज में, उनको देने का प्रावधान ये किया गया है, जिसमें मुस्लिम्स को जो है अलग रखा गया है। यह संशोधन है। और इसमें जो विरोध है इस बात को लेकर है कि मुस्लिम को इंक्लूड क्यों नहीं रखा गया, यह विवाद है। बस मोटा
सबसे बड़ा विवाद ही वही है। चलिए बाबर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। विवाद, चलिए आप लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पे निरपेक्ष है हमारा मुल्क, तो उस आधार पे नहीं लिया गया, इसमें मुस्लिम शब्द लगाया नहीं गया, इस वजह से सब कुछ ये जो है। लेकिन मैं तो अभी भी वही कहना चाहूंगा कि ये जो सारा तमाम जो इश्यू है, बीजेपी का ही कहना है, केंद्र सरकार का यह कहना है कि जब पार्लियामेंट के अंदर पारित हो रहा था उस वक्त विपक्षी दलों ने ये तूफान जो बाहर मचा रहे अंदर क्यों नहीं मचाया? नहीं, आप समझो ना, मैं विरोध किया था, इन्होंने समय भी नहीं बढ़ाया। राज्यसभा में मांग की गई थी कि इसका समय बढ़ाया जाए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये तो हिटलर शाही पे बहुमत के आधार पर चलने वाले लोग हैं ना, ये देश को सुन कर रहे हैं, पार्लियामेंट को सुन रहे हैं क्या? इन्होंने पार्लियामेंट में कितना जल्दी में लाए, उसकी प्रतियां भी उपलब्ध नहीं कराई। एंड वक्त पे जिस दिन पेश कर रहे हैं उस दिन सुबह उस कानून की प्रतियां लोगों को दे रहे हैं। तो ये कानून संसद की बोल रहा हूं मैं, तो कानून जब संसद में ला रहे तो राज्यसभा उसको प्रतियां कब दे रहे हैं? उनको बहस करने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये एन वक्त पे उसको ला रहे हैं, सुबह उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं एन वक्त के ऊपर, और वहां सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां तो बहुमत है। तो बहुमत से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो देश के अंदर जनता सड़कों पे तो आएगी ना। आज बहुत से देश हैं जिन मुल्कों में सरकारें कानून पास कर देती है, लेकिन जनता सड़कों पे आके उन कानूनों को हटवाती भी है। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी दुनिया में। अमेरिका में राष्ट्रपति अभी जो लड़ रहे थे ट्रंप, ईरान से लगा दी पाबंदी, कोई हमला नहीं कर सकते आप, उनकी 2 मिनट में हवा निकाल दी, वहां की सीनेट ने निकाल दी हवा। कोई दादागिरी थोड़ी आप दुनिया में कर लोगे। तो 2 व्यक्ति मिलकर के, खाली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मैं कह रहा हूं उनके मंत्री भी परेशान है। आज आरएसएस के लोग हमसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं सीए का ही कोई मुद्दा रहेगा। बात बता रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, कोई लेना देना नहीं, सब परेशान है कि इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो सवाल आप कर रहे हो वही सवाल वो आरएसएस के लोग अपनी शाखाओं में कर रहे हैं कि देश में यही मुद्दा बच गया क्या? हमारा व्यापार ठप हो रहा है। तमाम आरएसएस से लोग जुड़े लोग जो व्यापारी वर्ग है, तो आप सब परेशान है। चलो बीजेपी को करने दीजिए, आप लोग तो डाइवर्ट होइए, आप लोग के इसी मुद्दे के ऊपर गुस्से हुए। हमने तो आपको पता, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की मांगों को लेकर भारत बंद किया 8 तारीख को। हमने सीए के खिलाफ नहीं किया बंद, सीए के खिलाफ आम जनता लड़ रही है, जिन पे हमला हो रहा है वो लोग। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, बिल्कुल इंटरलैंड, ये कहते हमारा मैनिफेस्टो में था 2 करोड़ रोजगार देने का भी तो मैनिफेस्टो में था। चले आ गया वो 2 करोड़ रोजगार, आप 2 करोड़ छीन रहे हो आप लोगों के। आपने 15 लाख लाने का वादा किया, अरे टुकड़े दे आज तक हुआ नहीं है कहीं से। ये जो आपके ऊपर के नीचे के लोग है ना, अरे लोकतंत्र की तो आप गैंग के लोग कहता अभी कितने कांड खुलेंगे अमित शाह के, पता लग जाएगा आपको। अमित शाह के बारे में शंकर सिंह वाघेला ने क्या बोला है? पुलवामा कांड भी तुमने करवाया, शंकर सिंह वाघेला ने बोला है। तुमने देश को तोड़ने का काम किया है, तुम्हारे आ जाएंगे सब, तुम्हारे आंकड़े आएंगे सामने, जेल में जाएंगे सब। सुनिए, अरे सर चलिए जो हिंदुओं को कांड है वो भी तुम्हारी सरकार ने कराया है, और भट्ट को तुमने बंद करके रखा हुआ जेल में आज तक भी, वो तुम्हारे खिलाफ था। चुप करना कहा डीआईजी भट्ट को। चलिए हालत क्या है हम जानते हैं, क्या करते हो? थोड़ा कूल रहिए। एक एकेडमिक बहस चाहते हैं, ऐसी हाइपर बहस नहीं चाहते। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं श्याम जी, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि देखिए, केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है कि वो कानून बनाती है। अगर कानून में ऐसी कोई स्थिति है कि देश में हालात खराब हो सकते हैं तो भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये उनका लेकिन विशेष अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, किसी भी कानून में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये विशेष अधिकार, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि दौर एक सिर्फ इसी मामले को लेकर के उलझ रहा है। ये प्रतिपक्ष को भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक ही बिंदु पे क्यों फंसे हुए हैं, मुद्दे नहीं है दूसरे। देखिए, वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति, हर कोई वोट चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए। अगर किसी का पॉकेट इससे बनता है तो निश्चित से विरोध करेंगे। इनको अगर पक्ष लगता है ये समर्थन करेंगे। ये तो राजनीति का खेल ही है कि किसी प्रकार से हमारे वोट किस प्रकार से कायम रहे। अब किस वक्त लाए एनआरसी, ये जब सीए का मुद्दा जब लाए, झारखंड का चुनाव चल रहा था। आप देखिए, एक तरफ चुनाव है, आधा चुनाव हो गया, बीच में आप ये ला रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्थिति वहां बहुत डामाडोल हुई, आपको कुछ स्थिति में सुधार। आप फिर भी कह रहे थे 65 का दावा कर रहे थे, 25 ही नहीं ला पाए, 25 ही ला पाए। तो ये सारी चीजें देश जानता है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ना, संविधान में ये बिल्कुल लिखा हुआ है। अब आप इस संविधान को चुनौती देते हो इस संशोधन के आधार पर कि हम केवल उनको नहीं लाएंगे, बाकी को लाएंगे।
ये 8वां संशोधन की जगह 9वां संशोधन लाए क्यों आखिर? समय के लिए तो किसी को दिक्कत नहीं है कि आपने 11 से घटा करके 6 वर्ष किया, किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति ये कि हमारा देश जब धर्मनिरपेक्ष है, जब हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है उसका, और 21 और 22 और 24 क्या कहता है, इसका सब उल्लंघन किया है आप, उसी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में गए हो। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक डिसीजन आना बाकी है, इसलिए केंद्र सरकार के लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखिएगा जब अभी SC ST का तो आप 50% से अधिक विधानसभा में पारित करा रहे हो क्योंकि नियम है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है कि इसको भी 50% विधानसभा में पारित कराइए उसके बाद मान्यता मिलेगी, तो क्या स्थिति बनेगी? इसलिए कांग्रेस ने देखिए शुरुआत कर दी, केरल में कर दिया, पंजाब में कर दिया, राजस्थान करने जा रहा है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश करेंगे, छत्तीसगढ़ करेंगे। यदि 50% से अधिक विधानसभाएं इस बात का प्रस्ताव पारित कर दी थी कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अधिकार है प्रस्ताव पारित करने का, निंदा करने का प्रस्ताव है, आप उसके खिलाफ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 50% के अंदर करके और आप लोग फिर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे कि मान्यता नहीं दे रही है इसकी जनता, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं ना, वहां विधानसभाएं आम जनता की है। ये कह रहे हैं लोकसभा में हमने बहुमत के आधार पारित किया, वो भी बहुमत के आधार पर विरोध पारित कर रहे हैं, तो ये सारी चीज कंट्रोवर्शियल हो नहीं जाए, भविष्य में आपके पास आऊंगा, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह मैं वापस श्याम जी आऊंगा आपके पास में। बड़ा एक संवैधानिक बात बताया, मैं वकील साहब के पास में जाना चाहूंगा। प्रताप सिंह जी, ऐसा कुछ, क्योंकि देखिए ये बात हम पहले कह चुके हैं कि मामला पहला ही आया है कि मध्य प्रदेश के साथ में 2011 में वो डिफरेंट नेचर का इश्यू था, लेकिन वास्तव में जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि बड़ी बात है ये कि अगर 50% राज्यों से, उनकी विधानसभाओं से निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या अवगत कराया जाता है कि हम लागू जनता की भावनाओं के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि सारी जनता विधानसभा में बैठ नहीं सकती है, उस पोजीशन में क्या होगा? हालांकि देखिए अभी भी केंद्र सरकार का अपना एक अधिकार है कि वो कानून बना सकता है, राज्य चुनौती दे रहे हैं, ये एक डिफरेंट नेचर का एक इश्यू देश में बन चुका है। उस पोजीशन में क्या होगा? कुछ कानून कहता है कहीं कुछ? देखिए अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, ये ना ही ऐसा अभी तक जो है कभी हालात सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, ऐसी हालत अभी तक नहीं बनी है। देखिए जो केंद्र का विषय है उसमें पार्लियामेंट कानून पारित करती है और दैट इज बाइंडिंग। जो राज्य का विषय है उसमें राज्य का कानून पारित करता है, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट ने कानून पारित किया है तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स अगर विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, एक संवैधानिक जो है क्वेश्चन है जो कि सुप्रीम कोर्ट इसको तय कर सकता है। संविधान में यह जरूर है कि किसी भी कानून को कोई भी नागरिक चुनौती दे सकता है कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, राज्य दे सकते हैं, यह भी एक जो है विषय है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। क्योंकि पहले एक आर्टिकल और था जो कि 1978 में जो रिपील हो चुका है, 131A, उसमें यह प्रावधान है कि सेंटर के कानून को कोई भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल रिपील हो चुका है। अब 136 है, किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है वो तय करेगी, और ये बहुत ही डिबेट और डिस्कशन का विषय है जी। अगर हालात ऐसे बन सकते हैं तो ये खंड संवैधानिक पीठ को भी रेफर किया जा सकता है कि अभी इसमें मार्गदर्शन चाहिए कि हालात ऐसे बन सकते हैं। देखिए जो ये है फेडरल सिस्टम है, बिल्कुल, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, समझे, जिसमें स्टेट्स को अलग पावर है संविधान में, केंद्र को अलग पावर है, लेकिन जहां टकराट दोनों में होती है किसी कानून को लेके और उस सब्जेक्ट पर, उस मतलब पॉइंट पर कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं है, और कोई स्टेट चुनौती देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट देते हैं, एक चुनौती देता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी, संविधान के अनुसार निर्णय करेगी, और जो भी निर्णय होगा दैट इज बाइंडिंग जी। तो उसको यह नहीं कह सकते साहब हम नहीं मानेंगे। तो दो चीजें हैं, देखिए इस चीज में थोड़ा अंतर समझना होगा। एक तो किसी कानून का विरोध करना, और एक उसको लागू करने से मना करना, हाँ, और एक उसको लागू करने से मना करना, दोनों चीजों में अंतर है। बिल्कुल है। अगर कोई कानून पारित हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल कर दिया तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि हम लागू नहीं। अब विरोध एक अलग बात है, लेकिन आप वो तो देखिए बात है उसके लिए, कोई भी न्यायालय का निर्णय होता है हम उसके विरोध स्वरूप जो है अपील कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं मानेंगे। रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, हमारा राइट है जो कि कानून में या संविधान में अधिकार है, प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस
जो बॉडी है जो पारित करती है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसके राइट को नहीं कर सकते। उसने जो एक्ट किया है, उसको जो बिल पास किया है, उसको अपने चैलेंज कर सकते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजों में अंतर समझना आम जनता को भी, सभी लोगों को जरूरी है कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं किसी कानून को नहीं मानूंगा, ये किसी का अधिकार नहीं। देखिए, आम जनता तो कानून मानने को भी तैयार रहती है, ये तो राजनीतिक दलों को ही तय करना है। और ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है इस देश में कि राज्य अब ये सब कहने लगे हैं कि हम ये नहीं लागू करेंगे, हम वो नहीं लागू करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में भी यही हो रहा है। गुजरात कह रहा है कि हेलमेट लागू नहीं करेंगे शहरी क्षेत्रों में। राजस्थान कह रहा है कि बहुत भारी भरकम जुर्माना हम ये नहीं करेंगे। नहीं किया। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ है उनके पास में, राइट्स है स्टेट के पास में। जहां कंकरेंट लिस्ट है, जहां दोनों को पावर है, वहां स्टेट संशोधन कर सकता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ये एक अलग है, ये विरोध है, ये अराजकता को जो है पैदा करने वाला है। ये तो हमारा जो सिस्टम है वही गड़बड़ा जाएगा। जो संविधान में अधिकार है उसमें संशोधन कीजिए, लागू कीजिए। आप कम कर सकते हैं जुर्माना स्टेट में, जैसे कि रेवेन्यू लॉ है, रेवेन्यू का जो कानून है वो स्टेट का कानून है। बिल्कुल। जो लैंड रेवेन्यू है वो स्टेट का कानून है, उसमें जो है 66 कानून राज्य के पास में है। वैसे तो 10 जनवरी से अस्तित्व में ये आ गया है और चले विरोध है, विरोध का सिलसिला अब विरोध कर सकते हैं अभी भी, कोर्ट में लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता है, हाँ जो भी निर्णय होगा, क्योंकि अभी वो विचाराधीन है, पेंडिंग है, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों के तो इतना सब्र भी नहीं है कि उस फैसले तक का भी इंतजार करें। दोनों अपनी दिशाओं में चल रहे हैं। हाँ, दोनों अपनी दिशाओं में चल रहे हैं। एक कह रहा है कि जागरण अभियान, दूसरा कह रहा है कि इसके खिलाफ अभियान। लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन डेवलप, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, सब समझते हैं। करने से क्या होगा? पढ़े लिखे अच्छे, कानून तो बन गया, कानून तो बन गया ना। रोड पे साइकिल वाला को पता नहीं है कि भाई इस कानून से तुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं उसको कोई लेना देना भी नहीं, लेना देना भी नहीं है। आज आपके पड़ोस में जो सब्जी बेचने वाला उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीतिक राजनीतिक दलों पे फर्क पड़ रहा है। संबंध है जो होगा तो नागरिकता से होगा उसको तो फर्क पड़ना चाहिए। जिसके पास कागज 14 लाख क्या घुसपैठी है हिंदू, और समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि वह क्या कहता है, इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीतिक दल जब तक अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं इस टाइटल पर CAA, देखिए अब होता क्या है। लेकिन अभी फिलहाल कानून है और जो कानून के जानकार कहते हैं कि इस कानून को मानना होगा राज्यों को, जब तक सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन या फैसला इस पर दे देता है। और अगर 50% राज्य इसमें अगर इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं तो वह एक अलग स्थिति होगी, क्योंकि कभी देश को ऐसे विरोध और समर्थन का सामना कभी कानून को करना ही नहीं पड़ा। ये पहली बार इस तरह की स्थितियां बन रही है। कोई राज्य सरकार केंद्र को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है पर्टिकुलर एक कानून के खिलाफ। तो देखिए अभी होता है क्या, तब तक इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि देश में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की प्राथमिकता CAA रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।